तारीख थी 21 मार्च 2024। रात के कोई 9 बज रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर अचानक 12 ईडी अधिकारी पहुंच जाते हैं। घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स, माहौल एकदम तनाव वाला। और फिर उसी रात भारतीय लोकतंत्र में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वजह बताई गई एक शराब नीति, जिसे देश की टॉप जांच एजेंसियों ने कहा कि ये तो करोड़ों का घोटाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब 2 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया। और फैसले ने एक ऐसी कहानी सुनाई ना, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे के पूरे केस पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जिसमें पैसे का नुकसान होने के बजाय उल्टा सरकार का खजाना और भर गया। अब सवाल यह है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? जो सोर्स हैं उनके मुताबिक दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति थी उससे रेवेन्यू टारगेट से 27% बढ़ गया। मतलब सरकार का अंदाजा था कि वो करीब 7,041 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन असल में कमाई हुई 8,900 करोड़ रुपए की। तो फिर सवाल वही है, अगर सरकार की कमाई बढ़ रही थी तो फिर इसे घोटाला क्यों कहा गया? इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस वक्त जब राजनीति में कुछ खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। सोर्स का कहना है कि ये पूरा मामला असल में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए असर की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। इस टाइमलाइन पे जरा गौर कीजिए। 2020 दिल्ली में जबरदस्त जीत, फिर 2022 पंजाब में एक तरफा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत, और फिर उसी साल आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सोर्स के मुताबिक बस यही थी वो तीसरी और आखिरी खतरे की घंटी, और यहीं से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। और इसी मोड़ के बाद शुरू होता है शराब नीति का खेल, और यहीं से शुरू होता है जांच और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला। तो आरोप थे क्या आखिर? जांच एजेंसियों का कहना था कि ये जो 2021-22 की नई शराब नीति थी ना, उसे जानबूझकर कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। दावा यह भी किया गया कि इसकी वजह से सरकारी खजाने को 580 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, और इसके बदले में रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा। अच्छा, ये जांच शुरू कैसे हुई? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट लिखी, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान लिया, और फिर सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया। सोर्स इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि रिपोर्ट लिखने वाले, उसे मंजूरी देने वाले और जांच करने वाले, ये सभी केंद्र सरकार के ही नियुक्त किए हुए अधिकारी थे। और अब आता है इस पूरी कहानी का, जैसा कि सोर्स बताता है, ब्रह्मास्त्र PMLA। देखिए, ये कानून असल में तो ड्रग्स और टेररिज्म की फंडिंग को रोकने के लिए बना था, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है बताए? इसमें जमानत मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये स्लाइड एकदम साफ साफ बताती है कि ऐसा क्यों है। हमारे जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ हैं उनमें क्या होता है, जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष है, सिंपल। लेकिन PMLA में खेल पूरा उल्टा है। यहां जमानत पाने के लिए पहले यह साबित करना पड़ता है कि कोई निर्दोष है। मतलब समझिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो सालों की जांच, मीडिया ट्रायल और जेल के बाद मामला आखिरकार कोर्ट पहुंचा, और फिर आया अदालत का फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने सोर्स के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के पूरे केस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये शब्द सीधे कोर्ट के फैसले से हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई का पेश किया गया पूरा मामला ही बेबुनियाद था और वो न्यायिक जांच के सामने टिक ही नहीं पाया। तो सवाल ये है कि जो मामला इतना बड़ा बताया गया, आखिर उसका आधार क्या था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए जो मुख्य सबूत थे, वो थे सादे कागज के कुछ टुकड़े जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। जाहिर है, अदालत ने इन कागजों को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। सोर्स के मुताबिक इस पूरे मामले में जो इकलौता ठोस मनी ट्रेल मिला ना, वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी BJP की तरफ जा रहा था। चलिए इस घटनाक्रम को जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले केस के मुख्य गवाह शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। फिर गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद उसकी कंपनी BJP को 5 करोड़ रुपए का चंदा देती है। इसके बाद वो ऐप के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाता है, और फिर ठीक 2 महीने बाद वही कंपनी BJP को 25 करोड़ रुपए और देती है।
अदालत ने जांच के तौर तरीकों पर भी बहुत तीखी टिप्पणी की। जज ने साफ साफ कहा कि जो सबूत आरोपियों के हक में थे, उन्हें सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं छुपा दिया था। अदालत ने इस पूरी जांच को एक पहले से तय की हुई कहानी और एक कोरियोग्राफ की हुई एक्सरसाइज तक कह दिया। कोर्ट ने एक और बहुत ही लॉजिकल और सीधा सवाल पूछा कि भाई, अगर ये पूरी की पूरी पॉलिसी ही एक साजिश थी तो कटघरे में सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही क्यों खड़े थे? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने इस पॉलिसी पर आखिरी मुहर लगाई थी, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? सोर्स का जो आखिरी तर्क है वो ये है कि ये मामला कोई एक अकेला केस नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है। एक तरह का टेम्पलेट है ये। तो ये टेम्पलेट क्या है? देखिए, पहले राजनीतिक विरोधियों पर एजेंसी की जांच बिठाओ, फिर मीडिया ट्रायल के जरिए उनके इमेज को खराब करो और फिर उन्हें बिना किसी ट्रायल के सालों तक जेल में रखो। जब तक अदालत का फैसला आता है तब तक तो चुनाव भी खत्म हो चुके होते हैं। और इस केस में ये पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। सिर्फ 2 साल के अंदर पार्टी की लगभग पूरे टॉप लीडरशिप को एक-एक करके गिरफ्तार कर लिया गया। पहले हेल्थ मिनिस्टर, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर राज्यसभा सांसद और आखिर में मुख्यमंत्री खुद। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बात अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी या एक पॉलिसी की नहीं रह जाती। ये सवाल इस बात पर है कि जब वो सिस्टम जिसे नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, जब वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो फिर क्या होता है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है सोचने के लिए।